अपने हृदय और मस्तिष्क को खुला रखकर अगर इनको पढ़ते हैं तो अनेक ग्रंथों के अध्ययन से या अनेक वर्षों के अनुभव से जो बोध मन में प्रकट होता है वो इसके सोच समझकर किए हुए वाचन से हमको मिल सकता है। ये विषय ऐसा है और इसका लेखन भी इस प्रकार से हुआ है। क्योंकि विषय तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। लद्दाख के आचार्य कुशल बकुला जी के योगदान का है, उनके जीवन के परिचय का है। और कुछ वर्ष है 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को 370 हटाया गया, उसको लेके जो चर्चा उस समय चली थी उसकी पुस्तक है। परंतु इसका संदर्भ इतना सा मात्र नहीं है। आचार्य कुशल बकुला जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे लिए एक बोध देने वाली भी है और हमारे लिए हमारा पथ प्रदर्शित करने वाली भी है। जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तो स्वयं लामा होकर भी उन्होंने अकेले पूरे लद्दाख के तरुणों में जागृति की और कबायलियों को स्कर्दू में रोक दिया। यानी देश के प्रति अपना कर्तव्य ऐसे समय में क्या होता है इसका निस्संदिग्ध उत्तर उन्होंने दिया। हम स्वतंत्र हुए ही थे और जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी उस समय का जम्मू कश्मीर, आज का लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, इसके बारे में विवाद तो चल ही रहा था। भ्रम की स्थिति थी बहुत सबके मन में। परंतु उस भ्रमजाल में न फंसते हुए स्पष्ट निर्णय और तरुणों को उन्होंने जगाया। ये विचार नहीं किया कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आ रही या भारत सरकार की नीति क्या है, मैं अधिकृत हूं कि नहीं। देश पर आक्रमण है, आक्रमणग्रस्त देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने सीधा किया। कई बार ऐसे प्रयास होते हैं और उसको ऐसी चर्चाओं में उलझाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही हमने देखा है कि वहां की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए सेना कुछ करती है, उसमें कुछ हानि भी होती है इधर उधर की, तो सेना को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और मुद्दे टेक्निकल होते हैं। इतनी हिंसा पूर्व में हुई जम्मू कश्मीर में। हर हिंसा का जब प्रतिकार होने लगा, प्रतिकार है जनता से नहीं, अधिकृत सरकारी संस्थाओं से हुआ, सेना से हुआ, वहां की पुलिस से हुआ, सरकार ने उसके लिए कुछ किया या करना चाहा, तो हमेशा मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा किया गया। तो ऐसे तांत्रिक बातों में उलझा कर जो होना चाहिए वो होने नहीं देना, ये प्रयास चलता है। और हम लोग भी विचार करने वाले लोग हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये तर्क आते हैं तो कभी कभी हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु एक बात साफ है, भारत हमारा देश है और इस देश के मानहानि का प्रयास करने वाले, इस देश की अखंडता और एकात्मता को तोड़ने का प्रयास करने वाले अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य तकनीकी बातों में न उलझते हुए, अर्थात अपने देश के कानून संविधान का सम्मान रखते हुए, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो काम करना है हमको, उससे हमारा संविधान कानून रोकता नहीं।
उन्होंने वो किया। और क्यों किया? वो तात्कालिक जोश नहीं था। आगे चल के विधानसभा में वो चुने गए, नियुक्त किए गए, और शेख अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे, सदर रियासत थे, और उनकी तूती बोलती थी। तब उन्होंने अपने पहले भाषण में ही साफ साफ कह दिया कि हमको भारत के साथ रहना है, और किसी मजबूरी में हम इस बात को नहीं कर रहे या भावना के आवेग में नहीं कर रहे। लद्दाख की परंपरा, लद्दाख का संप्रदाय, वहां का बौद्ध मत आदि सारी बातें सुरक्षित रखते हुए लद्दाख की अगर उन्नति होनी है तो वो भारत के ही संविधान के अंतर्गत हो सकती है, इसको हम जानते हैं। सोच समझ के आगे चल के हम देखते हैं क्यों उनको भेजा गया मंगोलिया, रशिया। अब हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? पता नहीं। हमारे इतिहास में भी एक समय ऐसा था जब हमारे धर्मस्थान नष्ट किए गए और अपने धर्म का पालन करने के लिए हमारे संतों महंतों तक बलिदान करना पड़ा। सामान्य लोगों के तो नरमुंडों के ढेर लगे और मनों से यज्ञोपवीत टोले गए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जैसे महापुरुष को अपना बलिदान करना पड़ा। ऐसे दिन हमने देखे हैं, वो अगर हमको पता होंगे और याद होंगे तो हम वह दर्द समझ सकते हैं जो मंगोलिया और रशिया के साइबेरिया के भाग में जो बौद्ध मतानुयायी थे उनको हुआ होगा उस समय। साम्यवादी शासन की प्रस्थापना होने के बाद उनके गुंफाओं को, मठों को उद्ध्वस्त किया गया, धर्मगुरुओं को मार दिया गया, अपने धर्म का पालन करने को प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन के ध्यान में आया कि लोगों को अगर पुरुषार्थी बनाना है और जर्मनी के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए खड़ा करना है तो कम्युनिज्म काम नहीं आता है। इसलिए वहां के जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स मतानुयायी थे उनके लिए उसने इतिहास की दुहाई दी। जिनके वंश का पूर्ण निकंदन कर दिया था उन पूर्वजों की दुहाई दी। पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, इसके गुणगान गाने लगे और बौद्ध मतानुयायियों के लिए उन्होंने फिर से धर्म का पालन करने की अनुमति दे दी। जहां विध्वंस हुआ था वहां कुछ पुनर्रचना करना भी प्रारंभ किया। परंतु जो नष्ट हुआ था वो वापस लाना सामान्य लोगों के लिए कठिन था। ग्रंथ नहीं थे, आचार्य नहीं थे, बस केवल जितना याद है उतना ही मालूम था। और मंगोलिया में तो लगभग द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और वहां कम्युनिस्ट शासन लागू। लंबे समय तक मंगोलिया के भी सब लोगों को ये यातना सहन करनी पड़ी और वहां कोई बाहर से आक्रमक वगैरह आया नहीं, किसी को राष्ट्रवाद के उभारने की आवश्यकता नहीं लगी। ऐसे में कुशक बकुला मंगोलिया में राजदूत बन के गए, भेजा गया उनको। और कहा जाता है उसके जो लौकिक साक्ष्य मिलने चाहिए ऐसे साक्ष्य भी उनके महापरिनिर्वाण के बाद मिले। कुशक बकुला ये तथागत बुद्ध के जो 16 पार्षद हुआ करते थे स्थविर, उनमें से एक बकुला उनके 19वें अवतार थे। उनके परिनिर्वाण के बाद वो एक नेवला दिखा कुछ उनके स्थान पर, और ऐसे जो उनकी परंपरा में से लक्षण मिलते वो लक्षण मिले, ये सारी बातें हैं। लेकिन धर्मज्ञाता होने के नाते उन्होंने लोगों के खोए हुए धर्म को वापस दिया। मंगोलिया में आंदोलन चल रहा था कम्युनिस्टों के विरुद्ध। अब यहां भी एक बात देखने लायक, हमारे सीखने लायक है।
रशिया का तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध था, मंगोलिया में अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन था क्योंकि कम्युनिस्ट शासन था, वहीं के लोगों का था, लेकिन विचारधारा विदेशी थी। उसको हटाने के लिए वहां के युवक आंदोलन कर रहे थे। कुशल बुकला जी ने उनको कहा, जब कबायली लद्दाख पर चढ़कर आए तो उन्होंने युवकों की सेना तैयार की और सशस्त्र संघर्ष करके उनको रोका, लेकिन यहां उन्होंने युवकों को बताया कि देखो, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा रहना है, हिंसा मत करना, अहिंसा का पालन करो। और उस अहिंसक संघर्ष के आधार पर विजय मिली, कम्युनिस्ट शासन चला गया। इन दोनों इलाकों में, मंगोलिया पूरे में और रशिया का जो बौद्ध मतानुयायी इलाका पास में ही है, साइबेरिया, वहां उन्होंने और धम्म का पुनर्जीवन किया, जो भारत का कर्तव्य है। समय समय पर दुनिया का खोया हुआ धर्म वापस देना, संतुलन लाना व्यवहार में। स्वतंत्र भारत का जो पहला ऐसा प्रयास हुआ, उसके नेतृत्व करने वाले कुशल बुकुला थे। भारत का जो अवदान है, जो योगदान है, जो पहले रहा है और आगे भी करना है, उसका बोध हमको उनके इस चरित्र से मिलता है। स्वयं धर्म के आचार्य थे, धर्म आचरण करने वाले आचार्य, इसलिए जीवन तो उनका उस दृष्टि से प्रेरक है ही। अपनी उपासना कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनके उपासना में भेद रहता है, लेकिन उनके आचरण में भेद नहीं रहता है। ऐसा एक जीवन और सारे भारत के लिए उद्बोधक जीवन है। वो अपने राष्ट्र के, विश्व के जीवन में उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला है, अपने राष्ट्र के अंदर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका बोध कराने वाला है। इसलिए छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बार बार पढ़नी चाहिए, ऐसी है। और दूसरा तो अरुण कुमार जी का यहां भाषण हुआ ही था। तीन 370 हटने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चली, उसके बारे में भी एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास चला। उन सारे प्रश्नों का ठीक से परामर्श करते हुए उन्होंने जो भाषण यहां पे दिया, उसी का ये लिखित स्वरूप है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जम्मू होके आया। उसके पहले भी 6 सितंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम में था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया था। विषय था नेशन फर्स्ट। वहां मैंने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से घाटी में रहने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कश्मीर घाटी के सभी अंचलों से आए हुए मुसलमान विद्यार्थी छात्र 40-45 की संख्या में आए थे। और उनका जो वहां वक्तव्य था वो ऐसा था कि हम भारत के हैं, हमको भारत का रहना है, और अभी हम एक तरह से बेबाक, बेरोक-टोक होकर ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसा मन ध्यान में आया। पता नहीं, एक कार्यक्रम में जो दिखता है उसके आधार पर कुछ अनुमान करना ये कठिन बात है। लेकिन बाद में मैं जम्मू कश्मीर में गया, वहां की स्थिति अभी जो देखी, 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुला हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव है वहां सब लोगों का, सामान्य लोग भी आपको बताएंगे। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता था पहले 370 की आड़ में।
अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है और स्वाभाविक वहां जीवन अधिक सुकर होने लगा है। 370 होने के कारण आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कृति करनी है तो बहुत सारे उसमें अड़ंगे थे जिनको पार करना पड़ता था, इसलिए गति नहीं थी, परिणाम भी पूरा नहीं होता था। अब वो नहीं है, इसलिए आतंकवादियों का जो डर है वो समाप्त हो गया। लोगों ने भी अपने बच्चों के हाथ से लेखनी और पुस्तक निकालकर पत्थर जिन्होंने थमा दिए उनके गुणगान करना बंद कर दिया। आतंक जिंदा आतंक के बल पर ही रहता है। मन से वो आतंक हट गया तो खुला वातावरण हो गया। परंतु एक बात है, अपने देश से अपना नाता सौदे का नहीं है, लेन देन का नहीं है। ये वहां की सरकारों का कर्तव्य था, वो उन्होंने किया नहीं। 370 हटने के बाद वो कर्तव्य कर सकने का मार्ग सुलभ हो गया। अभी वहां गवर्नर है उनके कारण और ये सारा हो रहा है। कल वहां चुनाव भी होंगे, सरकारें भी आएंगी, लेकिन ये सारा हो सकता है। बाधा निकल गई। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमको दिखने वाली बाधा निकल जाती है तो हम आश्वस्त होके सुस्त हो जाते हैं। अभी भी कहा गया ना सर, क्या जन्म सार्थक हो गया, ऐसा कुछ कहा गया। संकट समाप्त नहीं हुआ है। 370 अपने आप में संकट था क्या? 370 जिस कारण आया वो संकट है। और इसलिए जब देखते वहां तो 3 प्रवाह निश्चित रूप से नजर आते। एक प्रवाह तो मीडिया में आते ही रहता है आतंकवादियों का, अभी भी वो लक्षित हिंसा वगैरह कर रहे हैं। वो जो डर भागा है तो उनकी जैसी सारी नाड़ियां ही बंद हो गई, तो उसको वापस लाने के प्रयास में और जो जो सहयोग करते हैं विकास के प्रयासों में, जो जो समर्थन करते हैं भारत के साथ रहने का, उनमें से जो आगे है, फिर से विस्थापित पंडितों का पुनर्वसन न हो, इसलिए जो जो पंडित है उनकी लक्षित हिंसाएं चल रही। लेकिन वहां यह भी बात है, 370 हटा तो अगर उसके पहले 15 दिन अगर आप कहते देश में कि 370 हट सकता है, तो 370 हटाने के समर्थक लोग भी कहते कि कठिन बात है, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो गया। अभी की जो केंद्र की सरकार है उसने कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है, कुछ भी यानी संविधान के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते। संसद में कानून पास करके लाया गया है, लेकिन ये सारी बातें हो सकती है। ये वहां पता चलने के कारण जनता में भी अब लड़ने का मादा है कि हम नहीं डरेंगे। एक बार डरे बहुत हो गया, अब नहीं डरेंगे। परंतु एक ये प्रवाह अभी गया नहीं है। पाकिस्तान से साठगांठ बनाकर पाकिस्तान के ही फुसलाने से कट्टर सांप्रदायिक एक भेद मन में लेके उसके आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान चाहता है, अपने पंखों के नीचे उसको लेना। उसमें कुछ लोग होंगे जो कहेंगे आजादी। वो प्रवाह अभी पूरा सूखा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा, मुंबई में जो मैंने सुना, मैंने देखा कि वहां एक प्रवाह प्रमाण में छोटा है लेकिन संख्या में बहुत बड़ा है। इतनी संख्या है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
कुल मिलाकर जो संख्या है वहां उसके प्रमाण में छोटा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो सोचता है कि भारत की राष्ट्रीयता ही हमारी राष्ट्रीयता है, उसके साथ ही हमको रहना, उसमें भी तरुण पीढ़ी अच्छी मात्रा में है। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो भ्रष्टाचारी नेताओं के जेल में जाने से खुश है, विकास के लाभ सीधा गांव-गांव तक अपने व्यक्ति तक पहुंचते हैं इसलिए खुश है। 2024 तक तो केंद्र सरकार बदल नहीं सकती इसलिए उसके साथ है, और लोगों के सुर में सुर मिलाकर बात करता है, लेकिन मन में अग है कि ये सब होके भी अगर अलग हो जाए, स्वतंत्र रहे तो अच्छा ही है। समस्या यहां है 370 उसका एक ढांचा है खड़ा सामने उस समस्या के परिणाम का, वो गया, अब हमको लग गया हो गया, हो नहीं गया, ये शुरू हुआ है। जो करना है वो करने के लिए जो व्यवस्था की बाधाएं थी वो दूर हो गई, लेकिन व्यवस्था आदमी को नहीं बनाती, आदमी व्यवस्था को बनाता है। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों का भारत से संबंध मशीन से पार्ट जोड़े जाते हैं नट बोल्ट कस के, वैसा नहीं है, वो अंगांगी भाव है। मेरे हाथ का मेरे साथ जैसा संबंध है, मेरे सिर का मेरे साथ जैसा संबंध है, वैसा संबंध, जीवंत संबंध उनका हमसे है, हमारा उनसे है। हम सब लोग भारत हैं, और हम भारत नहीं तो हम कुछ नहीं है। हम तब तक पंजाबी है, बंगाली है, कश्मीरी है, ऐसे है वैसे है, ये पूजा मानते वो पूजा मानते, ये सारी बातें तब तक है जब तक हम भारत है। अगर हम भारत नहीं है तो जिस किसी और पेड़ का आश्रय ले, वहां तो एक ही भाषा है, एक ही पूजा है और एक ही वेशभूषा है, वैसे ही चलना पड़ेगा। एक भारत है जो सबको मानता है, और इसलिए हम जो भी है वो वैसे इसलिए है कि हम भारत हैं। इस बात को नहीं माना गया इसलिए कश्मीर की समस्या खड़ी होगी। इस बात को नहीं माना गया इसलिए कश्मीर से पंडितों को बाहर आना पड़ा, हिंदुओं का निष्कासन होगा। और अगर यही सिलसिला चलता तो बाकी सबको बाहर आना पड़ता, क्योंकि वृत्ति तो यही है कि हमारे ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। यानी शियाओं को भी बाद में बाहर आना पड़ता। आज ही वहां चिल्लाते शिया, बौद्धों को, सिखों को, सबको बाहर आना पड़ता। जिनका चलता वहां, उन्हीं का पलड़ा भारी होता, वही रहते, बाकी सब जाते। ये जो प्रवृत्ति है कट्टरपन की, वो भारत की नहीं है, वो अभारतीय है। उस प्रवृत्ति के साथ संघर्ष है। सबको स्वीकार करने वाली, सबको अपना मानने वाली भारत की प्रकृति, वो किसी के मजहब को देखकर भेद नहीं करती, किसी के भाषा को देखकर भेद नहीं करती, कौन क्या देता है और लेता है इसके आधार पर विचार नहीं करती। वो तो सबको अपना मानने वाला स्वभाव है, वो संस्कृति है। तो इसलिए आज विकास पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बिना उसके कोरी बातों से किसी का विश्वास नहीं होगा। परंतु केवल इस लेन देन के मामले से सब ठीक हो जाएगा ऐसा मानकर अगर हम आश्वस्त हैं तो बात गलत है। वहां पर इस सात्वीकरण के प्रयासों को गति देनी पड़ेगी, और सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकेगी ऐसा नहीं है। व्यवस्था में बहुत कुछ कर सकती है, लगभग सब कर सकती है, और करेगी भी और कर भी रही है।
परंतु इस वातावरण का लाभ लेकर जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर सबके साथ इस आत्मीय संबंध को, अंगांगी भाव के संबंध को प्रस्थापित करने का काम बाकी सबको, समाज को करना पड़ेगा। बात सबके मन में यहां पर लानी पड़ेगी कि भाई हम भारत के हैं, ये भारत रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, हमको क्या मिल रहा है इसके आधार पर भारत को हम अपना मानते, ऐसा नहीं है। भारत के लिए जो लड़े, जिन्होंने बलिदान दिए, किसी ने अपने व्यक्तिगत हित की परवाह नहीं की। भगत सिंह अगर सोचते कि मुझे क्या मिलने वाला है तो वो शहीद भगत सिंह नहीं बनते, शहीद आजम नहीं बनते। सबने बलिदान किया है, सेना के जवानों ने बलिदान किया है, उन्हें विचार नहीं किया अपने परिवार में कौन है, देखने वाला क्या है। देश की रक्षा का कर्तव्य सामने बलिदान किया। अपनेपन के आधार पर इस देश के साथ ऐसे जीवंत संबंध को मन में महसूस करना करते थे। मकबूल शेरवानी जी का बलिदान ऐसे ही हुआ बारामूला में। वो बच सकते थे, बचे नहीं। वो चुपचाप रह सकते थे, शांत रह सकते, रहे नहीं। उन्होंने कबायलियों को रास्ता दिखाने के बहाने उनको ऐसे भटका दिया कि वो श्रीनगर पहुंच ही नहीं सकते, ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए उनको फांसी दी। ऐसे लोग वहां भी हुए हैं और आज भी है। वहां के सब लोग वृत्ति से ऐसे बने, इसलिए अपना ठीक है, अपनी व्यवस्था फेडरल है और अपना राज्य लोगों के भौतिक हित की बात करता है क्योंकि वो सेक्युलर है, बाकी बात नहीं करता, अच्छी बात है। धर्म वरम की बात ना करे, लेकिन एक इंटीग्रेशन नाम की जो चीज है, वो इंटीग्रेशन लाने का आदेश है संविधान में। हमने संविधान में कहा है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वो वीनेस क्या है, वो हम भावना कौन सी है? वो भावना है, भले ही मन का भाव है, लेकिन वो मन का भाव सारी बातों को बनाता है। उस भाव को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए समाज की योजनाएं बननी पड़ेगी, बन रही है, उसको भी समर्थन अपने को देना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा जैसा 370 हटाने के बाद जो जो अन्याय भेदभाव चल रहा था वो रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे। वो अन्याय चला गया, उसकी जगह न्याय स्थापित हो गया, ऐसा एक एक बात हो रही। वैसे कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनको बाहर खदेड़ा गया है, वो वहां स्वाभिमान संपन्न होकर अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त और समर्थ होकर भारत के बनकर रह गए, अपनी पूजा सुख से वहां कर सके, ऐसा वातावरण वहां बने और लोगों की वापसी हो, वहां बच जाए कश्मीरी हिंदुओं की, होना पड़ेगा। कई लोग विभाजन के समय वहां आ गए, वो भारत में अन्यत्र जा रहे थे। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको रोका कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहां आपको बसाएंगे, और वो उनको नहीं बसाया, वो वहां लटके रहे। अब उनका भी ठीक हो रहा है सब, लेकिन वो पूर्ण करने पड़ेंगे काम। कश्मीर घाटी के जितने लोग पहले थे उतने सब वहां होने चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। 370 हट गया, अवरोध दूर हो गया, विधिवत हो गया, वो अन्याय ही था, अन्याय नष्ट हो गया। अन्याय हटाते समय बलात् नहीं हटाया, संसद में चर्चा करके हटाया, बहुमत के आधार पर जो होता है प्रजातंत्र में वैसा हटाया। परंतु लोगों का मन ठीक करना, लोगों के मन के भावों को फिर से अपने पटरी पर लाना, इस काम को तो समाज को ठीक से करना पड़ेगा। और इसलिए इस व्याख्यान में भी ये अंत में कहा गया है, मैंने पुस्तक इसलिए हाथ में रखा है
कभी भी कमजोरों से, समझौतों से, तुष्टीकरणों से राष्ट्रों का निर्माण नहीं होता। आप किसी की भावना को समझौतों और तुष्टीकरणों से पुष्ट नहीं कर सकते। किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है जब उस राष्ट्र के लोगों में देशभक्ति होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, देश के लोगों के साथ एक आत्मीयता, एक अपनेपन की भावना होती है। कानूनों से देश नहीं चलते, देश चलते हैं एकात्मता, आत्मीयता और अपनेपन की भावना से। एक राष्ट्र का भाव, अतीत का गौरव, सारे देश को लेकर अपनी आंखों के सामने सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर बढ़ता हुआ उस समाज का व्यक्ति, देशभक्ति की भावना, यही सारी बातें जब होती है तो वास्तव में राष्ट्रों का निर्माण होता है। हमारे लिए आसान बात यह है कि हमको निर्माण करना नहीं है, ये पहले से हमारे यहाँ है। हम एक राष्ट्र है सनातन काल से, उसको भूल जाने से इन सारे हमारे विविधताओं के भेद बन गए और आपस में लड़े। उसका लाभ आक्रामकों ने लिया, उसका लाभ देश को तोड़ना चाहने वाले ले रहे। तरह तरह के मायावी भ्रमजाल उत्पन्न करके हमारी बुद्धि को भी उन्होंने भ्रम में डाल दिया है। आज से नहीं, 100 साल से। उन भ्रमजालों से बाहर आकर सत्य की पहचान करके हमको इस पथ पर बढ़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में भी यही बात है कि अपने विकास की संभावना, अपने लिए स्वतंत्रता की संभावना वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अपनेपन की भावना उधर से भी और इधर से भी। ये मेरा भारत है, ये मेरा राष्ट्र है, इसके लिए मेरा जीवन है और उसके लिए मैं कर्तव्य पथ पर चलूंगा। इस प्रकार का एक भाव मन में लेकर चलने वाला समाज सामान्य रूप से जैसे बाकी भारत में मिलता है वैसे वहां होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रयास हम करते रहेंगे। इस दृष्टि से जो भी प्रयास चलेंगे उसमें हमारी सहायता भी होती रहेगी। और ये प्रयास कैसे चल रहे, क्या चल रहे, इसकी जानकारी, उसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, इसका प्रबोधन, और ये सब ऐसा है, ये अपने मन का निश्चय होने के लिए आवश्यक जो तथ्य है, उन तथ्यों का और सारा मंडल जम्मू कश्मीर लद्दाख अध्ययन केंद्र करता रहेगा। ये मुझे विश्वास है। वो अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करें। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे भाषण को समाप्त